हेलो गाइस, माई सेल्फ सुहानी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हम यही पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका बेसिक डेफिनेशन जो है बायोलॉजी की वो देख लेते हैं। तो सिंपली बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारे प्लैनेट अर्थ पर लाइफ की जो हम स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। इन अदर टर्म्स हम इसको बोलते हैं स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो आए, तो वो उसकी स्टोरी जो है उसे भी हम बायोलॉजी में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जितनी भी हम चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है, हम घर से निकलते हैं, हम प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, जितना भी हम सब चीज़ें देख रहे हैं चलती फिरती, वो सब लिविंग थिंग्स ही हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड है और इसमें ही हम घूम रहे हैं, इसी में हम रहते हैं। अब इसमें क्या है, नई स्पीशीज़ आती रहती है और पुरानी स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। जैसे कि कोविड-19 है, नया स्पीशीज़ आया, न्यू वायरस आया, और कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो टाइम के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम आने वाले जो 3 चैप्टर्स हैं उनका एक बेसिक पढ़ते हैं, उनमें क्या क्या मिलेगा उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। ठीक है, पहला एक टेक्निकल लिखा है यहाँ पे, जैसे द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन क्वेश्चन जो हमारा अराइज होता है जब हम इसे पढ़ते हैं, तो वो है एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, इसके बारे में हमें डिफरेंस यहाँ पर पता चलेगा। और दूसरा क्वेश्चन है फिलोसफिकल वन, कि क्या ही पर्पज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स में लाइफ के बारे में पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड में, तो लाइफ का पर्पज़ क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। अब आ जाते हैं सीधा सीधा व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, अब लिविंग क्या है? जो भी हमारे आसपास हम देख रहे हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, हमारे घर में पॉटेड प्लांट्स हैं, पेट्स हैं, सब चीज़ें लिविंग थिंग्स में आती हैं। ठीक है, अलग अलग ये जो लिविंग थिंग्स हैं ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, जिनमें क्या क्या हो सकता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये यूनिक फीचर होता है जो कि हम अपने एनवायरनमेंट को देखकर हमारा एक रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ यूनिक टू अस। ठीक है, अब अदर फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद को ऑर्गेनाइज करे रखते हैं। तो ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आ जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब ग्रो करते हैं। ग्रोथ क्या है? बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की 2 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ग्रोथ की? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली इंक्रीज इन मास एंड सेकेंड वन इज इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की। ठीक है, या तो इंक्रीज इन मास होगा, उसका मास इंक्रीज होगा, या फिर जो उसकी सेल्स हैं उनका उनमें या फिर ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ग्रोज बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फिर आ जाता है प्लांट्स का। प्लांट्स में क्या है? दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। उनके पूरे लाइफ स्पैन में होती रहती है, इसीलिए आपने देखा होगा प्लांट का साइज इंक्रीज ही होता रहता है। ठीक है, और एनिमल्स में क्या होता है? जो ग्रोथ होती है एक सर्टेन एज तक ही होती है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन सेल डिवीजन होता रहता है टिश्यूज़ में। किस लिए होता रहता है? टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, क्योंकि सेल्स बनती हैं, अब सेल्स को रिप्लेस भी करना होता है जो पुरानी डेड सेल्स होती हैं, तो इसलिए सेल डिवीजन होता रहता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, सेल डिवीजन दोनों में होगा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देख सकते हैं जैसे इन विट्रो कल्चर्स में होता है। इन विट्रो कल्चर्स क्या होते हैं? देखो, इन विट्रो इज़ अ मेथड अप्लाइड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। ठीक है, प्लांट सेल्स या टिश्यूज़ के लिए और ऑर्गन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं हम? न्यूट्रिटिव कल्चर मीडियम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इजीली हम सेल का नंबर काउंट कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, इसको अंडरलाइन कर लेना, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन हो गया है।
ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अभी हमने देखा कि ये दोनों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसके बाद हम क्या कर सकें कि बॉडी मास में जो इंक्रीज होता है वो भी ग्रोथ ही होता है, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मड हो गई, है ना, ये सब चीज़ें, माउंटेन्स, ये सब भी तो ग्रो करते हैं। तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल या उनके सरफेस पर एक्यूमुलेशन के कारण होती है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो इनसाइड से होती है। ठीक है, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फ्रॉम इनसाइड। ओके, और क्या, इंटरनल ग्रोथ हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई। तो इसीलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, अब ये हमें यहाँ से पता चलेगा। सी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो प्रोजेनी के फीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स से कुछ कुछ मिलते हैं, कुछ कुछ नहीं मिलते हैं। बेसिकली रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बन जाता है। और एसेक्सुअल क्या होता है, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअली भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और इनसे ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और हाइड्रा है, ईस्ट और हाइड्रा में हमने सबको पता है बडिंग होती है। ठीक है, तो बड, एक छोटी सी बड निकल आती है, जैसे ये डिटैच हो जाती है बॉडी से और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। ऐसे ही प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन पावर होती है प्लेनेरिया में। ठीक है, अब इसके ट्रू रीजनरेशन का क्या मतलब है कि प्लांट का कोई भी पार्ट अगर उससे अलग होगा तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में केपेबल होता है। ठीक है, कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म वो बना देता है। इसी तरह से फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। प्रोटोनीमा इज अ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। तो इनमें ईजिली ये सब में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही बैक्टीरिया है, अमीबा है, इनमें जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है वो सिनोनिमस होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी सेम होता है इनका। ठीक है, और कैसे होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं, हमने सबने देखा है कोमा में पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। पेशेंट कैसा होता है, ब्रेन डेड होता है, उसमें कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उसको नहीं पता होता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन उससे मिलने आया, कुछ नहीं पता होता। तो वो लिविंग तो है ही लेकिन ब्रेन डेड है। ठीक है, अब ये तो एक क्वेश्चन ही अराइज हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, टेम्परेचर, लाइट, इन सबको रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने बताया था बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें पहले बेसिकली सुन लो हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, नॉमनक्लेचर जो हम करते हैं स्पीशीज़ का वो कैसे करते हैं, और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, टैक्सोनॉमी देखेंगे, टैक्सा क्या होता है वो देखेंगे, टैक्सोनॉमी देखेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो हम इसमें देखने वाले हैं। अब जैसे मैंने बताया था, हम दिन भर में घर से बाहर जाते हैं या घर पे भी रहते हैं तो हम काफ़ी ऑर्गेनिजम्स हम देख लेते हैं अपनी नेकेड आई से। ठीक है, तो रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हम देखते हैं दिन भर में, या अगर हम कहीं जितना एरिया हम कवर करेंगे उतनी ही
इनकी वैरायटी बढ़ती चली जाती है। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट में गए तो वहाँ पर भी हमको ज़्यादा नंबर और ज़्यादा काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज़। ठीक है, हम जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम देखते हैं वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसी से हम बायोडाइवर्सिटी देखेंगे क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अलग अलग तरह के जो अलग अलग नंबर में अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनके बारे में, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है जो इसमें दी है, डेटा दिया है 1.7 to 1.8 मिलियन। जितने भी हम स्पीशीज़ जो अभी तक जाने गए हैं या डिस्क्राइब किए गए हैं वो हैं 1.7 to 1.8 मिलियन। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं इस वर्ल्ड में हमारे। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब जैसे हम कोई लोकल एरिया में हर चीज़ का एक लोकल नेम होता है। ठीक है, मान लो यूपी में कोई प्लांट है उसको कुछ कहते हैं और उत्तराखंड में गए तो उसको कुछ और कहते हैं। अब ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा प्लांट कौन सा है, ये तो हम नहीं जान पाएंगे। तो एक ज़रूरत होती है कि हम उस नेमिंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग को हम स्टैंडर्डाइज कर दें। ठीक है, जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसी नाम से जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो एक ही नाम, सिंगल नेम से वो जाना जाए। तो इस सिंगल नेम से एक नेम रखने का, ठीक है, नेमिंग का जो प्रोसेस होता है उसको नॉमनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नॉमनक्लेचर। ठीक है, ये नॉमनक्लेचर होती है। अब नॉमनक्लेचर में भी हमें, और उसके बाद अब नॉमनक्लेचर तो कर दी, नॉमनक्लेचर हम तभी तो कर पाएंगे जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से जान पाएंगे या डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, अगर तुम करेक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे तो फिर उसका नॉमनक्लेचर कैसे करोगे। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करने का एक प्रोसेस है ये, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और क्या किस ऑर्गेनिज्म से हम उसको अटैच करें, किस नेम से अटैच करें उस ऑर्गेनिज्म को, उसको फिर हम नॉमनक्लेचर में ले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि क्या ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद हम उसका नॉमनक्लेचर करेंगे और फिर नॉमनक्लेचर करने के बाद फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग कैटेगरीज में। इन कैटेगरीज को टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टेक्सा अलग अलग कैटेगरीज बनी है इसके एक प्रोसेस होता है पूरा, उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। और जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको सिस्टमेटिक्स बोल देते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आर इंक्लूडेड इन सिस्टमेटिक्स। ठीक है, अब देखो, अब नेमिंग का क्या सिस्टम है, प्लांट्स और एनिमल्स दो होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की नेमिंग के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए क्या है, कौन सी सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है नेमिंग, वो है ICBN। इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए ही ऐसे ये साइंटिफिक नेम डिफाइन करने के लिए बनाई गई थी। और फॉर एनिमल्स ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल ठीक है, ये हो गया। ये एनिमल्स का नेम को, साइंटिफिक नेम को असाइन करते हैं और ये प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनी। ठीक है, इनका दोनों का पर्पस क्या था कि
हर ऑर्गेनिज्म का नाम, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, ठीक है, एक ही नेम हो जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से वो ऑर्गेनिज्म जाना जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, वरना अगर लोकल नेम्स अगर हर जगह यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर आइडेंटिटी का हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। अब इसमें भी नॉमेनक्लेचर में भी जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कैरोलस लिनेयस, ठीक है, इन्होंने दिया था ये। अब इनके अकॉर्डिंग हर नेम में, ठीक है, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन द जेनेरिक नेम, सेकेंड वन द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनेरिक नेम को हम जीनस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को हम स्पीशीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। याद रखना फर्स्ट कंपोनेंट क्या है और सेकंड कंपोनेंट क्या है, ठीक है। यही ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस की जाती है इसकी। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। नेम सबके याद कर लेना जो जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, जेनेरिक नेम, वाइल जो सेकंड नेम है इंडिका वो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनके 4 रूल्स थे, 4 अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर ऑल जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जनरली क्या इनका ओरिजिन क्या है, लैटिन ओरिजिन क्या होता है बायोलॉजिकल नेम्स, लेकिन ये इनको इटैलिक्स में लिखते हैं, प्रिंट जब कराते हैं तो इटैलिक्स में कराते हैं। सेकेंड है कि जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में वो तो होता है जीनस, जैसे मैंजीफेरा इज जीनस, और सेकेंड वर्ड क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, इसको स्पीशीज भी बोलते हैं, इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। थर्ड क्या है कि जब इनको हैंड रिटन, जब हम इनको लिखेंगे हाथ से, तब इनको सेपरेटली हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग अंडरलाइन कर देंगे, लेकिन जब इनको प्रिंट कराते हैं तब इटैलिक्स में कराते हैं, क्यों, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, क्लियर। अब फोर्थ वन क्या है कि जो जीनस का वर्ड है, स्टार्ट जो होगा, तो वो जीनस का फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लेटर होता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर, जैसे मैंजीफेरा इंडिका देख लो, एम कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल लेटर। ये इसके 4 लॉज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे ये लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन क्यों होता है, तो इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। तो यहाँ पर ऑथर का, साइंटिस्ट का नेम आ जाता है जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अब हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ही बारी में स्टडी कर लें, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को या कुछ भी है एनिमल प्लांट को ग्रुप कर देते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स वगैरह हम इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है तुम डॉग्स का सोचोगे तो कैट्स दिमाग में आती है, कोई डॉग्स कहेगा तो डॉग्स ही दिमाग में आता है, ऐसे ही है अगर तुमसे कोई कहेगा राइस प्लांट है तो राइस प्लांट में राइस प्लांट ही तुम्हारे दिमाग में आएगा, वीट का नहीं आ जाएगा। तो इसी हिसाब से डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इन कन्वीनियंट कैटेगरीज के लिए जो टर्म यूज़ करी गई है, साइंटिफिक टर्म जो यूज़ की गई है, ये आ जाता है क्वेश्चन, उसको बोलते हैं टैक्सा, ठीक है। तो टैक्सा बेसिकली क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज के लिए ये टर्म यूज़ होती है। और ऐसे ही ये जो है टैक्सा है, इट कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पर ये कैटेगरीज को इंडिकेट करता है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स एक टैक्सा फॉर्म कर रहे हैं, एक कैटेगरी फॉर्म कर रहे हैं, वीट भी एक टैक्सा फॉर्म कर रहे हैं, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स,
ये भी एक क्या फॉर्म कर रहे हैं, टैक्सा फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमको जैसे पता ही है कि एनिमल्स, डॉग क्या है, डॉग इज़ अ मैमल, मैमल्स आर एनिमल्स, ठीक है। तो ये इस हिसाब से बस एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कैटेगरीज होती हैं एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्या आ जाता है, तो हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई कर देते हैं और इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब क्या आ जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सब असेंशियल होती हैं और बेसिस फॉर्म करती हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, कैरेक्टराइजेशन, जो कैरेक्टराइज उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके बेसिस पर जब हमने डिफाइन किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उनको ऑर्गेनिज्म को, स्पीशीज़ को, फिर क्लासिफिकेशन किया, फिर नॉमेनक्लेचर, पहले नॉमेनक्लेचर देन क्लासिफिकेशन, ये सब प्रोसेसेस हैं जो कि बेसिस होते हैं टू टैक्सोनॉमी, ठीक है। कुछ नया नहीं है, पहले से ही ये सब चली आ रही हैं। अब ऐसा हम लोग हैं, अब हमें अलग अलग जो बेसिक नीड्स हैं हमारी वो चेंज होती रहती हैं, है ना। हम लोग इंटरेस्टेड, ह्यूमन बींग्स स्पेशली बहुत इंटरेस्टेड होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, उनकी डाइवर्सिटीज़ को जानने के लिए कि क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो जानने के लिए आज भी इंटरेस्टेड हैं, पहले भी थे, तो पहले से ही चला आ रहा है। तो ये इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम सिस्टमेटिक्स कह देते हैं, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिक्स में मेनली ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema. इसी systema से लिनियस ने एक पब्लिकेशन किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। ये पूछ लेते हैं मल्टीपल चॉइस में, इसको देख लेना, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड, ठीक है। इसका स्कोप थोड़ा और बढ़ा दिया गया टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है इसका लर्न करने का, सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मॉस में ये सब डिवाइड करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, इन सब में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है। सिनोनिमस विद ग्रोथ का क्या मीनिंग है कि वही ग्रोथ है और वही रिप्रोडक्शन है, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स में जब उनकी सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है वही रिप्रोडक्शन हो रहा है, वही ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या है कि हम कैसे डिसाइड करें कि डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो फर्दर हम देखते हैं कि बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं भी करते हैं, ठीक है, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन भी इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं हो सकता। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होने के लिए बिल्कुल कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर वो हर चीज़ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जानी चाहिए जो कि नॉन लिविंग में ना पाई जाती हो, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, फिर नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अभी हमने क्या बताया आपको, पहला बता दिया ग्रोथ, सेकंड बता दिया रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड अब आ रहा है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सॉरी, कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक तो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे केमिकल्स से बने होते हैं, ठीक है। केमिकल्स स्मॉल हो बड़े हो, कोई सी भी क्लासेस, अलग अलग फंक्शंस इनके होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में भी कितनी रिएक्शंस होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ये जो कन्वर्जन्स होते हैं इनको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ग्लूकोज फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है हमारे में, जैसे 6CO2 + 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है और
वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, हमारी बॉडी में भी हो रही है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी इनको बोलते हैं। क्या है ये? केमिकल रिएक्शन, जिसको मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब कैसे डिसाइड करें कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? अब जितने भी देखो यहाँ लिखा है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सारे प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में और माइक्रोब्स में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में, उसका सम टोटल है, ठीक है। तो क्या है मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ all chemical reaction occurring in our body। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म। तो इस सब में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब, सब में मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अब हम रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होंगी, आप सोच रहे होंगे कि आउटसाइड द बॉडी भी होती है, सेल फ्री सिस्टम में, जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह में होती है, तो वो भी होती है। वो ना तो लिविंग होती है ना नॉन लिविंग होती है। इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म है, याद रखना, मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन इसका नहीं है, ठीक है। अब जो ये इनविट्रो रिएक्शंस हो रही हैं टेस्ट ट्यूब में, जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं, ये लिविंग थिंग्स नहीं हैं, बट लिविंग रिएक्शंस है। रिएक्शन तो हो ही रही है ना। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारा डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। पूछ सकते हैं, ऑड वन आउट में पूछ सकते हैं, मैचिंग में पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नीट में आ ही जाता है, इससे आया भी है। तो अब क्या है? फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। कि तो ये ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये शायद मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अब क्या एबिलिटी होती है इनमें? कि सेंस ability to sense their surrounding or environment and respond to these extra environmental stimuli which could be physical, chemical और biological, ठीक है। अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनको सेंस कर पाते हैं। लाइक अस, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स को सेंस कर पाते हैं, कब ठंड है, कब गर्मी है, कब टेम्परेचर हाई है, कैसा है, ठीक है, हम सेंस कर पाते हैं। और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल, लाइक कोई केमिकल है, अगर हम उसको इनहेल कर लेते हैं तो हमको प्लेजेंट नहीं लगता, वो उसका हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हम एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। प्लांट्स भी ऐसे ही होते हैं, प्लांट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट को, अगर लाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, तो प्लांट्स जिनको चाहिए होती है आउटडोर प्लांट्स, तो फिर वो तो डेड ही हो जाएंगे। वाटर चाहिए होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सब और अदर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइट्स एंड ऑल, ये सब इसमें आ जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक, सब जो हैं कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज, ठीक है। अब इसके साथ साथ फोटो पीरियड होता है। फोटो पीरियड क्या? रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में। सीजनल ब्रीडर्स का एग्जाम्पल है, जैसे सीजनल ब्रीडर्स, फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड सीजनल ब्रीडर्स होती हैं, काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, ठीक है, ये सब होते हैं, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स में फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, प्लांट्स एनिमल्स दोनों में, ठीक है। सब ऑर्गेनिजम्स हैंडल कर सकते हैं केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज़, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? कॉन्शियसनेस। हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अवेयर होता है अपनी सराउंडिंग्स का, लेकिन उसमें ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स में होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ओके। ह्यूमन बींग्स इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ओनली ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, और किसी में नहीं होती। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? कि इंडिविजुअल में उसके अपने
एक आइडेंटिटी का, जो उसने इतने टाइम से इंटरेक्ट करके बिल्ड करी है अपनी आइडेंटिटी का, उसको सब आइडिया होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी से पता हमें चलता है कॉन्शियसनेस जो है, इसको आप 5th बोल दो, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो क्या क्या हो गई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? कॉन्शियसनेस हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। और जो नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, उसमें आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आ गया। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो गई? एक तो हो गया मेटाबॉलिज्म, ठीक है, दूसरा हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड वन इज कॉन्शियसनेस। और जो नॉन डिफाइनिंग है उसमें भी देख लो, नॉन डिफाइनिंग में 2 हैं सिर्फ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कूल।